बहू, जरा चाय का कप यहाँ पकड़ा देना, गली में थोड़ी खराश है, मैंने बहुत ही धीमी और कांपती आवाज में कहा। रसोई से आ रही खिलखिलाहट अचानक रुक गई। मेरी बहू प्रिया बाहर आई। उसके हाथ में फोन था और चेहरे पर झुंझलाहट। उसने चाय का कप मेज पर इतनी जोर से पटका कि थोड़ी चाय छलक कर मेरी सूती साड़ी पर गिर गई। उसने बिना मेरी तरफ देखे नफरत भरी आवाज में कहा, मम्मी जी, ये नौकरानी सुबह से छुट्टी पर है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी 24 घंटे की सेवादार बन जाऊं। और वैसे भी इस घर में आपका काम ही क्या है? बस एक कोने में पड़े रहना और वक्त बेवक्त अपनी फरमाइशें सुनाना। जरा अपनी हालत देखिए। इन पुराने कपड़ों और इस शक्ल के साथ आप हमारे हाई सोसाइटी स्टेटस पर एक धब्बा हैं। वो शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें पी लिया। ये वही घर था जिसकी एक एक ईंट को मेरे पति और मैंने अपने खून पसीने से सींचा था। आज मैं उसी घर के एक अंधेरे कोने में एक पुराने लकड़ी के तख्त पर बैठी थी, जिसे मेरी बहू ने स्टोर रूम घोषित कर दिया था। मेरी बहू और उसके रईस घरवाले मुझे एक अनपढ़, बेसहारा और लाचार बुढ़िया समझते थे। उन्हें लगता था कि मैं अपने बेटे राहुल के टुकड़ों पर पल रही हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस जमीन पर वो आज अहंकार के साथ पैर पटक कर चलते हैं, उस पूरी विशाल रियासत की असली और इकलौती मालकिन मैं ही हूँ। मेरा नाम सावित्री है। आज मैं आपको अपनी वो आप बीती सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, बल्कि उस छिपे हुए सच की है जिसने एक पूरे खानदान के घमंड को राख कर दिया। मेरे पति ठाकुर साहब इस पूरे इलाके के सबसे बड़े जमींदार और बिजनेस टाइकून थे। लोग उनके नाम से थर-थर कांपते थे, लेकिन घर की दहलीज के अंदर वो मेरे सामने एक छोटे बच्चे की तरह कोमल थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में बेहिसाब दौलत कमाई। सैकड़ों एकड़ जमीन, शहर के बीचों बीच फैक्ट्रियां और आलीशान कोठियां। जब उनका अचानक देहांत हुआ तो पूरा शहर शोक में डूब गया। लेकिन उस वक्त मेरा इकलौता बेटा राहुल विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। पति के जाने के बाद मैं टूट चुकी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला क्योंकि राहुल ही मेरी आखिरी उम्मीद था। राहुल वापस आया, लेकिन वो बदल चुका था। उसके साथ आई प्रिया, एक बहुत बड़े बिल्डर की बेटी। प्रिया सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। उसे मेरी सादगी से नफरत थी। उसे बुरा लगता था कि उसकी सास भारी गहने और डिजाइनर साड़ियां पहनने के बजाय सादी सूती साड़ी पहनती है और रसोई में खुद सबके लिए खाना बनाती है। उसे लगता था कि एक रॉयल घर की औरत को सिर्फ हुक्म चलाना चाहिए, काम नहीं। शुरुआत में मैं चुप रही। मुझे लगा कि नई पीढ़ी है, धीरे धीरे तालमेल बढ़ जाएगा। लेकिन प्रिया की मांगें बढ़ती गईं। उसने धीरे धीरे घर का सारा फर्नीचर बदलवा दिया। हमारे पुश्तैनी सोफे, झूमर और यादें सब कबाड़ में फेंक दी गईं। और सबसे दुखद मोड़ तब आया जब एक रात राहुल मेरे पास आया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने कहा, माँ, प्रिया के मम्मी पापा आ रहे हैं। वो लोग बहुत मॉडर्न हैं। प्रिया का कहना है कि आप अगर मेन हॉल में रहेंगी तो उन्हें थोड़ा अजीब लगेगा। हमने पीछे वाले कमरे को पेंट करवा दिया है। आप कुछ दिनों के लिए वहां शिफ्ट हो जाइए। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। जिस बेटे को मैंने अपनी हथेलियों पर पालकर बड़ा किया, वो अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माँ को घर के पीछे वाले हिस्से में धकेल रहा था। राहुल ये भूल गया कि उसे पालने के लिए मैंने अपनी सुख सुविधाएं कुर्बान कर दी थी। लेकिन मैंने उफ तक नहीं की। मैंने अपना सामान समेटा और उस छोटे से सीलन भरे कमरे में चली गई। अगले कुछ महीनों में प्रिया के माता पिता का हमारे घर आना जाना बढ़ गया। वो लोग इतने घमंडी थे कि मुझे देखते ही अपना मुंह फेर लेते थे। प्रिया के पिता अक्सर राहुल से कहते, देखो राहुल, ये बुढ़ापा वैसे भी बोझ होता है। तुम्हारी माँ को किसी अच्छे ओल्ड एज होम में क्यों नहीं भेज देते? वहाँ इनका ख्याल भी रखा जाएगा और यहाँ हमें थोड़ी प्राइवेसी भी मिलेगी। राहुल चुप रहता। उसकी ये चुप्पी मुझे अंदर तक काटती थी। ट्विस्ट तब आया जब एक रात मैं रसोई की तरफ पानी पीने जा रही थी। तभी मैंने प्रिया और उसके पिता की बातचीत सुनी। वो लोग हॉल में बैठकर शराब पी रहे थे और कुछ कागजात देख रहे थे। प्रिया के पिता कह रहे थे, बेटा प्रिया, देरी मत करो, तुम्हारी कंपनी घाटे में जा रही है और मुझे उस बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 50 करोड़ की जरूरत है। राहुल से कहो कि वो इस बुढ़िया से जल्दी इन कागजों पर अंगूठा लगवा ले। राहुल को लगता है कि ये घर उसके नाम है, लेकिन हमारे वकील ने बताया है कि ठाकुर साहब ने अपनी वसीयत में एक बहुत बड़ा पेच छोड़ा था। ये पूरी जायदाद अभी भी इस बुढ़िया के नाम है।
प्रिया हंसते हुए बोली, पापा आप चिंता मत करो, ये अनपढ़ औरत क्या जाने कागजों की कीमत। मैं इसे कह दूंगी कि ये इसकी बीमारी के पेपर है और ये चुपचाप अंगूठा लगा देगी। एक बार ये साइन हो गए फिर हम इसे धक्का देकर बाहर निकाल देंगे। मैं वहां अंधेरे में खड़ी ये सब सुन रही थी। मेरा खून खौल उठा। उन्होंने मुझे अनपढ़ समझा था। उन्हें लगा था कि मैं कुछ नहीं जानती। उन्हें ये नहीं पता था कि ठाकुर साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने बिजनेस की बारीकियां सीखी थी। मैंने शहर के सबसे बड़े कॉलेज से साहित्य और कानून में डिग्री ली थी। बस अपने पति के मान के लिए मैं हमेशा घर की चारदीवारी में रही और कभी अपनी शिक्षा का दिखावा नहीं किया। अगले कुछ दिन मैंने एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला किया। मैं और भी ज्यादा लाचार और बीमार होने का नाटक करने लगी। मैंने दिखाना शुरू किया कि मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है। प्रिया और उसके घर वालों को लगा कि शिकार जाल में फंस चुका है। उन्होंने एक जाली वसीयत तैयार की जिसमें लिखा था कि मैं अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपनी बहू प्रिया के नाम कर रही हूँ। एक शाम जब घर में सब इकट्ठा थे, प्रिया एक फाइल लेकर मेरे पास आई। उसके पीछे उसका पूरा परिवार और राहुल खड़े थे। प्रिया ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, मम्मी जी, डॉक्टर ने आपकी नई दवाइयाँ लिखी हैं, उसके लिए इंश्योरेंस के कुछ पेपर्स हैं, बस यहाँ अंगूठा लगा दीजिए। मैंने कांपते हाथों से फाइल पकड़ी। राहुल की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था, लेकिन वो चुप था। मैंने कागजों को पलटा। प्रिया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी, जैसे उसे खजाना मिल गया हो। लेकिन जैसे ही मैंने आखिरी पन्ना पढ़ा, मैं खिलखिला कर हंस पड़ी। मेरी हंसी देखकर हॉल में सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी आवाज को कड़क किया, वो आवाज जो सालों से इस घर में नहीं सुनी गई थी। मैंने कहा, प्रिया, तुम जिस जमीन को हड़पने का सपना देख रही हो, वो तो मैंने 5 साल पहले ही एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी थी। और ये जो कागज तुम मेरे सामने लाई हो, ये अदालत में टिकेंगे भी नहीं। प्रिया का पिता चिल्लाया, ये बुढ़िया पागल हो गई है, राहुल इसे संभालो। मैंने मेज पर हाथ मारकर उन्हें चुप कराया। खामोश, तुम लोग यहाँ मेहमान बनकर आए थे, लेकिन चोर बन गए। राहुल, तुम अपनी पत्नी और ससुर के हाथों की कठपुतली बन गए, लेकिन तुमने अपनी माँ की असली पहचान कभी नहीं जानी। मैंने अपनी पुरानी अलमारी से एक गुप्त लॉकर की चाबी निकाली और उनके सामने एक बड़ी फाइल रख दी। ये ठाकुर साहब की असली वसीयत थी। मैंने वकील साहब को इशारा किया, जो पुलिस के साथ पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। वकील साहब ने पढ़ना शुरू किया। ठाकुर साहब जानते थे कि राहुल अभी कच्चा है और किसी के बहकावे में आ सकता है, इसलिए उन्होंने लिखा था कि जब तक सावित्री देवी जीवित हैं, राहुल सिर्फ कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर की सैलरी पर काम करेगा। उसे संपत्ति बेचने या गिरवी रखने का कोई अधिकार नहीं है। इस हवेली, इन सभी फैक्ट्रियों और बैंक में जमा 80 करोड़ रुपयों की इकलौती कस्टोडियन सिर्फ और सिर्फ सावित्री देवी हैं। प्रिया के पिता के हाथ से शराब का गिलास गिरकर टूट गया। पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर कहा, मिस्टर खन्ना, हमें जानकारी मिली है कि आपकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है और आपने जालसाजी के जरिए इस परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश की है। ये वसीयत के कागज फर्जी बनाना एक संगीन जुर्म है। प्रिया के मम्मी पापा के पैर कांपने लगे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जाने लगी। प्रिया मेरे पैरों में गिर गई। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस अपने पापा की मदद करना चाहती थी। मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैंने राहुल की तरफ देखा, जो जमीन पर बैठकर रो रहा था। मैंने बहुत ही शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, राहुल, माफ़ी तो मैं तुम्हें दे दूंगी क्योंकि तुम मेरा खून हो, लेकिन अब से इस घर के नियम बदल जाएंगे। तुम उसी स्टोर रूम में रहोगे जहां तुमने मुझे रखा था, ताकि तुम्हें एहसास हो कि अकेलेपन की चुभन क्या होती है। और प्रिया, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो एक मालकिन बनकर नहीं, बल्कि एक सामान्य बहू की तरह सादगी से रहना होगा। तुम्हारी विलासिता के दिन अब खत्म हुए। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन बुजुर्गों के लिए एक आश्रम बनाने में लगाया जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया था। राहुल अब मेहनत से अपनी सैलरी कमाता है और प्रिया घर के काम सीख रही है। मैंने उन्हें घर से नहीं निकाला क्योंकि मैं उन्हें सबक सिखाना चाहती थी, बदला नहीं लेना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी इंसान की सादगी को उसकी बेबसी मत समझना। पैसा और रुतबा आज है, कल चला जाएगा, लेकिन आपके संस्कार और अपनों का सम्मान ही आपकी असली दौलत है। दिखावे की दुनिया में हम अक्सर उन जड़ों को ही काट देते हैं जो हमें खड़ा रखती हैं।
अपनी माँ को बोझ समझने वालों को याद रखना चाहिए कि अगर माँ ना होती तो तुम्हारा वजूद ही ना होता। अगर आपको मेरी ये सच्ची और हिम्मत भरी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला वीडियो आप किस मुद्दे पर देखना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर बताएं।